हाय दिस इज जय एंड वेलकम टू मैन सॉप्स। ये है हमारा लेक्चर 14 जिसमें हम चैप्टर 3 वर्ल्ड ऑफ नंबर के लास्ट एक्सरसाइज यानी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करने वाले हैं। और ये पार्ट 1 है यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर को 4 को करने वाले हैं। इस चैप्टर में यानी इस एक्सरसाइज में जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे उनके एक माइक्रो मास्टर लेक्चर आ चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इसे देख सकते हो। और मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ना कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दो। एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए ना तो वो क्वेश्चन किसी भी बुक का होगा वो हलवा आपके लिए बन सकता है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 और ये कह रहे हैं कि जो गिवन रेशनल नंबर है इसे कन्वर्ट करो डेसिमल एक्सपेंशन में और चेक करो कि क्या डेसिमल एक्सपेंशन हमारे टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीटिंग है। और हमें यूज करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड को। यानी यहाँ पे ये जो 3/50 रेशनल नंबर है इसको डिवाइड करना है। तो 3 को हम डिवाइड कर देते हैं 50 से। 50 के टेबल में 3 जीरो टाइम में आएगा, सिंपली जीरो आएगा, 3 तो आता नहीं है तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे, पॉइंट लगाओगे, ये बन गया 30। अब देखो यहाँ पे ये 50 है और नीचे है 30, तो 50 के टेबल में 30 तो आएगा ही नहीं, तो अगेन एक जीरो लेंगे, ये बन जाएगा 300। 50 के टेबल में 300 6 टाइम में आता है, तो 56 जा 300, ये हो गया यहाँ पे टर्मिनेट। तो इसका एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यू हो गया हमारे पास 0.06। और ये केस ना हमारा टर्मिनेट कर जा रहा है, तो यहाँ पे लिख दो टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी ये डिवीजन हमारा खत्म हो जा रहा है। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 2/9, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। 1 का 2 है ये, 2/9 यानी 2 को डिवाइड करना है 9 से, तो 2 का डिवीजन 9 के साथ। 9 जीरो ज़ा 0, बचा यहाँ पे 2, पॉइंट लगाओ, ये बन गया 20। 9 के टेबल में 20 नहीं आता, 2 टाइम में 18 आता है, तो 2 टाइम में हम यहाँ पे 18 लिख दे रहे हैं, बचा 2। अब देखो जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गया, 2 अगेन बचा है, ऊपर पॉइंट है तो ये 20 होगा। 9 2 ज़ा 18, फिर से बच गया 2। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है ना ये हमारा रिपीट करता जा रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.2 के ऊपर बार। 2 के ऊपर बार का मतलब है कि 2 ये चीज ना रिपीट कर रहा है, तो 0.222222 ये इंफिनिटी तक आएगा। क्लियर है? तो ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ पे हमारे पास रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और यहाँ पे हमें ना √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। अब किसी भी गिवन नंबर को इरेशनल प्रूफ करने के लिए लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है, नहीं देखे हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। अगर आप देखते हुए आ रहे हो तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो हम ना मेनली यहाँ पे प्रूफ में यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट अज्यूम √5 जो है ये एक इरेशनल नहीं रेशनल नंबर है। √5 इज अ रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर। √5 को रेशनल नंबर अज्यूम कर रहे हैं, मीन्स √5 से हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि √5 रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को शो करेगा। ठीक है, यानी √5 को हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, √5 इक्वल टू p/q के फॉर्म में। क्लियर है? जहाँ पे p और q हमारा को प्राइम होगा, मीन्स p और q का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। हालांकि ये चीज सच नहीं होता है। स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो इधर हो जाएगा √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, और इधर हो गया p/q का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर हमारा 5 में चेंज होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचा, और इधर में p² / q² बचेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 5 टाइम ऑफ q², ये q² इधर 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो 5 टाइम ऑफ q² इक्वल टू p²।
यहाँ पे ना इसको स्टार मार्क लगा लो। ये ना एक इम्पोर्टेंट रिलेशन हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं P और Q के बीच में, जहाँ से आगे हम प्रूफ को कंटिन्यू करेंगे। ये स्टार मार्क कर गया, ठीक है? ये एक सेगमेंट हमारा प्रूफ का खत्म हुआ। अब दूसरा सेगमेंट ना यहीं से स्टार्ट होगा। 5 टाइम ऑफ क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। 5 टाइम ऑफ क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ये हमने डिराइव करके लाया है रिलेशन, जो कि स्टार मार्क लगाओ। अब इस रिलेशन का सिंपल सी मतलब ये है कि ये जो 5 टाइम ऑफ क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर है, मीन्स ये जो 5 है ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, राइट? तो 5 डिवाइड पी स्क्वायर। 5 अगर किसी नंबर को स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं ऑल्सो 5 डिवाइड पी। देखो, हमने रूट 5 को अज्यूम किया था कि वो एक रेशनल नंबर है, जिसका मीन्स रेशनल नंबर है। रूट 5 हमारा एक रेशनल नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो पी और क्यू का कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। बट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि पी का एक फैक्टर है 5। चलो अब आगे देखते हैं इससे क्या मिलता है हमें। पी का फैक्टर है 5, यानी पी को हम लिख सकते हैं 5 टाइम ऑफ सी। क्यों? देखो, p जो है वो 5 का मल्टीपल होगा, कोई एक मल्टीपल होगा, तो इसीलिए हम p को 5 टाइम ऑफ c लिख रहे हैं, जहाँ पे c हमारा कोई इंटीजर है। यानी 5 में हम c का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें p मिल जाएगा। p इक्वल टू 5 टाइम ऑफ c, ठीक है? अब ये चीज को आगे लेकर आओ। एक तो हमारे पास रिलेशन है 5 टाइम ऑफ क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, जो कि हमने रिलेशन एस्टैब्लिश किया था सेगमेंट 1 में। और पीछे से हमें ये मिला कि जो p है वो 5 टाइम ऑफ c है। तो हम ऊपर वाले इक्वेशन में ना p की जगह पे 5 टाइम ऑफ c रख लेंगे। पुट p इक्वल टू 5 टाइम ऑफ c ऊपर में, यानी p की जगह पे हम 5c लिखेंगे। तो ऊपर में कुछ ऐसा होगा, 5 टाइम ऑफ क्यू स्क्वायर इक्वल टू p की जगह पे 5c का स्क्वायर, यानी 5 टाइम ऑफ क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 से 25 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। देखो क्या मिला, यहाँ पे देखो ये 5 ना क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, तो लिख दो 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर। मीन्स कह सकते हैं हम कि 5 डिवाइड कर रहा है क्यू को। हमने अज्यूम किया था रेशनल नंबर रूट 5 को बोलकर कि रूट 5 यानी p बाई क्यू का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन हमें यहाँ पे तो देखने को मिल रहा है कि 5 डिवाइड कर रहा है q को, और ऊपर में 1 स्टेटमेंट हमने मार्क किया था कि 5 डिवाइड कर रहा है p को। तो यहाँ से क्या आपको समझ आ रहा है कि 5 p को डिवाइड तो कर रहा है, इसको हटाओ थोड़ा, 5 p को डिवाइड कर रहा है। सेकेंड में हमने देखा कि 5 डिवाइड कर रहा है q को, मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 5 p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। 5 डिवाइड बोथ p एंड q। मीन्स यहाँ से कह सकते हैं कि p और q का कॉमन फैक्टर है, p एंड q हैज कॉमन फैक्टर 5। p और q का कॉमन फैक्टर है 5। मीन्स 5 है कॉमन फैक्टर, जो कि 1 के अलावा भी कुछ और है अदर देन 1। हमने पहले ये अज्यूम किया था कि जो रूट 5 है वो p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पे p और q का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। लेकिन ये वाला लाइन हमें क्या बता रहा है कि p और q का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है, जो कि है 5। मीन्स जो हमने सोचा है ना वो गलत सोचा है। हमने ये गलत ही समझ लिया कि रूट 5 हमारा एक रेशनल नंबर है। ये हमारी गलती है, जिसके कारण से ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग।
√5 is an irrational number। ये हो गया इसका प्रूफ। देखो, हमने प्रूफ का स्टार्टिंग में कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज किया था और हमने ये अज्यूम करके चला था कि जो √5 है ये एक रेशनल नंबर है, और √5 से हमारी अपेक्षा थी कि √5 यानी p और q का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि जो √5 है उसका कॉमन फैक्टर 5 भी है, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है p और q का। ये हो ही नहीं सकता है, यानी हमने गलत सोचा है, हमारी गलती है, और इसे हम सुधार लेते हैं कह करके कि √5 एक इरेशनल नंबर है। समझे? नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये 3 वाले क्वेश्चन में ना हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं, डेसिमल नंबर दिए हुए हैं और उसे रेशनल नंबर में चेंज करना है। यानी पहले हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास रेशनल नंबर था p/q के फॉर्म में, उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन यानी डेसिमल नंबर निकाल रहे थे। अब इसका रिवर्स है, हमारे पास डेसिमल नंबर दिया हुआ है और हमें इसे p/q के फॉर्म में लिखना है। तो चलो स्टार्ट करें देन। 12.6 है, तो देखो यहाँ पे ये 12.6 अगर डेसिमल पॉइंट उड़ाओगे तो राइट में जितना डेसिमल प्लेसेस हैं उतना जीरो नीचे में है। यानी एक प्लेस है तो सिंपली 10 आया, तो इसे हम लिख सकते हैं 126/10। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 2 से ये 2 6 12, 2 6 3 और 2 से ये 5, यानी ये हो गया हमारा 63/5। 12.6 था हमारा डेसिमल नंबर और इसे हमने रेशनल नंबर 63/5 के फॉर्म में लिख दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 0.0120, 0.120, 1 तो हो गया। अब हम करते हैं 2 नंबर। 0.0120, 0.0120। तो डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास 4 प्लेसेस हैं, तो डेसिमल पॉइंट उड़ाओगे तो नीचे में 4 जीरो आएंगे, 2 3 4, यानी ये 00120 यानी 120/10,000 है, राइट। अब इसे कैंसिल करोगे तो ऊपर में एक जीरो नीचे में एक जीरो कैंसिल हो गया 10 से, तो ऊपर में 12 और नीचे में 1000। अब इसे फर्दर अगर कैंसिल करोगे तो 2 से 6 टाइम में और 2 से 500 टाइम में। अगेन यहाँ पे आप कैंसिल कर लोगे इसे 2 से 3 टाइम में और 2 से 250 टाइम में, तो ये हो जाएगा 3/250, 3/250। तो इसे हम लिख सकते हैं 3/250। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। अब चलते हैं थर्ड नंबर। 3.052, 5 के ऊपर बार, मतलब ये चीज ना ऐसा है 3.052, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है ना वो इनफिनाइटली रिपीट कर रहा है। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, यानी रेशनल नंबर का ही एक्सपेंशन है। तो इसे हमें p/q के फॉर्म में लिखना है या फिर सिंपली इस डेसिमल एक्सपेंशन को रेशनल फॉर्म में लिखना है। अब कैसे लिखेंगे तो समझो, यहाँ पे ये ना थोड़ा सा अलग है, बस एक बार समझ जाओगे ना तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं x का वैल्यू है हमारे पास 3.052, 52 के ऊपर बार है। अब हम 10x कर लेंगे तो इसमें 10 का मल्टीप्लीकेशन 3.052, इसमें 10 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड में जाएगा जीरो के पास, तो ये हो जाएगा 30 के ऊपर बार, तो 30.52 के ऊपर बार। वैसे मैं बोलूँ कि ये 1000x का होगा, तो इधर 1000 का मल्टीप्लीकेशन होगा x में 1000x, और इधर 1000 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये कुछ आगे चला जाएगा, यानी इधर 3.0525252 है। 1000 का मल्टीप्लीकेशन यानी 3 राइट में शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल प्लेस, तो ये हो जाएगा 3052.52 के ऊपर बार। ठीक है, हमें ना बार को कैंसिल कर देना है, हमारा काम हो जाएगा। तो हम 1000x से 10x को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
10x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ये 3052.52 बार में से 30.52 बार को गायब कर देंगे। 30.52 बार को गायब कर देंगे। इधर देखो, 1000x से 90x माइनस करोगे तो 990x आएगा, और इधर में ये बार हमारा कैंसिल हो चुका। झंझट ना ये बार वाला था, बार को कैंसिल कर दोगे तो कहानी खत्म हो जाएगा। तो बार को कैंसिल करने के लिए हमने इस x में 10 का मल्टीप्लिकेशन किया, फिर 1000 का मल्टीप्लिकेशन किया। अब यहाँ पे हमें ना ये बार दिख रहा है, यहाँ पे बार दिख रहा है, यानी 1000 से अगर 10x को सब्ट्रैक्ट करें 1000x से 10x को, तो ये बार का झंझट खत्म हो जाएगा, जो कि खत्म हो चुका। यहाँ पे बचा हमारा 3052 से 30 माइनस करोगे तो 3000 कितना आता है, 22। ठीक है, तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3022/990, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 से डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 1511, और नीचे में 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, और 2 5 जा 10, यानी x का वैल्यू हमारे पास रेशनल नंबर होगा 1511/495। ये हो गया इसका आंसर 3 नंबर का। ऐसे ही हम 4 नंबर को कर लेते हैं, जो कि है 1.235। 35 के ऊपर बार है, तो 1.235, ये है हमारा 4 नंबर। 1.235, 35 के ऊपर बार है, हमें ना बार को गायब करना है। तो एक सम अज्यूम कर लेते हैं, हमारे पास है 1.235 के ऊपर बार। तो बार को गायब करना है तो 10x बनाओ इसको, तो ये हो जाएगा 12.35 के ऊपर बार। अगर इसे 100x बनाओगे तो ये हो जाएगा हमारा, नहीं 1000x बना लो, 1235.35 के ऊपर बार। इसलिए ना कि यहाँ पे देखो 12.35 के ऊपर बार, 35 गलती से बोल दिया था, 35 ही उसको रीड करते हैं, और इधर है 1235.35 के ऊपर बार। तो अगर हम इसको, इस चीज को सब्ट्रैक्ट करें, यानी इधर 1000x में से 10x को हम सब्ट्रैक्ट करें, तो ये यहाँ से बार वाला जो झंझट है ना वो हमारा खत्म हो जाएगा। 12.35 बार गायब हो जाएगा, हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो सिंपल सा देखो अप्रोच है, हमें तब तक से इस x में कुछ का मल्टीप्लिकेशन करना है 10 के पावर का, तब तक जब तक हमें कुछ ऐसा ना मिले जहां पे देखने के साथ हमें लगे कि ये बार कैंसिल हो जाए। एक बार कैंसिल हो गया, x का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो इधर हो गया 1000x माइनस 90x। 1000x माइनस 90x कितना होता है, 1000 माइनस 90 990 होता है। 1000 माइनस 10 990x होता है, और इधर में ये तो बाहर गया भैया, खुशी मनाओ। इधर 5 से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और 2 से 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 और 1। तो x का वैल्यू हो गया 1223/990। ऊपर में सम करोगे तो 3 टू 5 टू 7 1 8, यानी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये सिंपली x का वैल्यू हमारा यहाँ पे रहेगा। ये आंसर हो गया 4 नंबर का। नाउ चलो 5 नंबर को करते हैं। अभी इसमें ढेर सारे क्वेश्चन है, टोटल में 9 है। 5 नंबर है 0.23, तो 0.23, 5 नंबर है हमारा 0.23। बार किसके ऊपर लगा हुआ था, बार लगा हुआ है 23 के ऊपर, तो यहाँ पे बार लगा दे रहे हैं 23 के ऊपर। अब सोचो जरा, x का वैल्यू तो हमारा होगा 0.23, 0.23, 23 के ऊपर बार है, यानी x का वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं 0.23। तो अगर आप 100x लोगे तो ये हो जाएगा हमारा 023.23 के ऊपर बार, यानी 23.23 के ऊपर बार। अब 100x से आप x को सब्ट्रैक्ट करोगे, मीन्स 23.23 बार से 0.23 बार को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो ध्यान से देखो, 100 से x माइनस करोगे तो यहाँ पे बचा हमारा 99, बार तो कैंसिल हो गया। इधर 23 से 0 माइनस करोगे तो सिंपली 99x इक्वल टू 23,
तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 23/99। अब ये क्या कैंसल होंगे किसी नंबर से? तो नहीं, x का वैल्यू हमारा हो जाएगा 23/99। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2.05 यानी x का वैल्यू हम ले लेंगे 2.05 के ऊपर बार, तो हमें बार को कैंसिल करना है। तो हम यहाँ पे 10x अगर लेते हैं तो वो होगा 20.5 के ऊपर बार, और 100x लेते हैं तो ये हो जाएगा 205.5 के ऊपर बार। देखो यहाँ पे 5 के ऊपर बार, यहाँ पे 5 के ऊपर बार, अगर इन दोनों को आपस में कैंसिल करें तो बार जो है 5 के ऊपर बार ये कैंसिल हो जाएगा। तो 100x माइनस का 10x इधर में हो जाएगा हमारा 205.5 के ऊपर बार, और इधर 20.5 के ऊपर बार। देखो बार यानी झंझट हमारा खत्म हो चुका है। इधर 5 से 0 माइनस करोगे तो 5, और 20 से 2 माइनस करोगे तो 18 यानी 185 है। इधर 100x माइनस का 10x, 100x से 10x यानी ये चीज हो गया हमारा 90x, यानी x का वैल्यू होगा 185/90। और इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 5 3 ज़ा 15 बचा 3, और 5 5 7 ज़ा 35, और 5 1 जा 5 4 5 8 जा 40, यानी x का वैल्यू यहाँ से आएगा 37/18। नाउ तो 6 नंबर है हमारे पास 2.125 के ऊपर बार, ये हमारा x का वैल्यू। बार को हमें कैंसिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 100x लेते हो तो वो हो जाएगा 212.5 के ऊपर बार, लेकिन 5 के ऊपर बार है ऊपर में, और यहाँ है 5 के ऊपर बार इधर है 12 पे। तो 10x लेता नहीं, 1000x ले लो अब सीधा। 1000x हो जाएगा हमारा 2125.5 के ऊपर बार। इधर है 5 के ऊपर बार, इधर है 5 के ऊपर बार, यानी 1000 से 100 को माइनस करेंगे तो बार वाला झंझट खत्म हो जाएगा। 1000x से हम अगर 100x को माइनस करते हैं, 100x को, यानी 2125.5 बार, और इधर 212.5 बार है। आपस में सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये तो बार कैंसिल हो जाएगा, सबसे बड़ा झंझट ये था। अब देखो 5 से 2 माइनस करोगे 3, 2 से 1 माइनस करोगे 1, और 21 से 2 माइनस करोगे 19, 19 13 इधर, और इधर 1000 से 100 यानी 900x, यानी x का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हो 1913/900। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि है x का वैल्यू है 3.125 के ऊपर बार। तो यहाँ पे क्या करें हम? 10, 10 से काम नहीं होगा, 100, 100 से भी काम नहीं होगा, 1000, 100 और 1000 से लग रहा है 100x हो जाएगा हमारा 312.5 के ऊपर बार, और 1000x से काम हो जाएगा, 1000x हो जाएगा हमारा 3125.5 के ऊपर बार। ये 5 के ऊपर बार, यहाँ पे 5 के ऊपर बार, ऊपर में भी 5 के ऊपर बार है, बट ये भी है बिना बार वाले। अब बिना बार वाले बार से माइनस करना झंझट पड़ता है, इसलिए हम सिंपली बार बार को उठाते हैं, कैंसिल करना इजी हो जाएगा। यानी 1000x है इधर, और इधर है 100x, और इधर में है 3125.5 के ऊपर बार, और इधर है 312.5 के ऊपर बार। सबसे बड़ा झंझट बार हमारा कैंसिल हो चुका, ये बार गायब हो चुका। 5 से 2 माइनस करोगे 3 आएगा, 2 से 1 माइनस करोगे 1 आएगा, और 31 से 3 माइनस करोगे तो 28 आएगा। इधर में 1000 माइनस 100 तो 900 x, x का वैल्यू होगा 2813/900। ऊपर वाला न्यूमरेटर 3 से कैंसिल होगा, मीन्स उसका जो डिजिट सम है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देख लेते हैं, 3 1 4 8 12 और 2 14, यानी 3 से कैंसिल नहीं, 2 से ऑफ कोर्स 2 से कैंसिल नहीं होगा, तो हम ये x का वैल्यू 2813/900 एज इट इज छोड़ सकते हैं।
और कोई नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर सकता है। ठीक है? हुँ, ठीक है। ठीक है। 8 नंबर और लास्ट 3 का लास्ट है। x का वैल्यू है हमारे पास 2.1625 कंप्लीट बार है। अब बार को कैंसल करना है तो 10, 100, 1000 10,000 पे काम नहीं चलेगा। तो 10,000 पे चल जाएगा। 10,000 x हमारा आएगा 21625.1625 बार। ऊपर बार नीचे बार कैंसल हो जाएंगे। तो ये है 10,000 x से हमें x को माइनस करने हैं, यानी इधर 21625 21,625.1625 बार और नीचे है 2.1625 बार। अब देखो ज़रा कैंसलेशन इसका, बार को हटा दो, 5 में से 2 गया तो 3, 2, 6, 1, 2 इधर बचा 21,623 और इधर कितना बचेगा 1000, 10,000 से 1 माइनस करोगे तो 9,999 एक्स, यानी एक्स का वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हो 21,623/999। ऊपर वाला न्यूमरेटर 3 से तभी कैंसिल होगा जब इसका डिजिट सम 3 का मल्टीपल होगा। तो चेक कर लेते हैं 3, 2, 5, 6, 11, 1, 12 to 14 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी ये चीज़ एज़ इट इज़ एक्स का वैल्यू रहेगा। ये हो गया इसका आंसर। नाउ तो हम आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। और यहाँ पे ना ये डेसिमल वैल्यू को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 0.532 देख कर कहीं समझ में आ रहा है कि 0 और 1 के बीच में कहीं लाई करेगा। ये 0 नंबर लाइन पे, ये 1 है, ठीक है? अब ये 0.5 है, यानी बीच में 0.5 आ रहा होगा, इससे कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है? अब कुछ एक्स्ट्रा है तो देखो ज़रा थोड़ा प्रिसाइज़ली देखोगे तो ये 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, 0.4 हो गया, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1.0 जो कि 1 है। हमारा नंबर है 0.532, 0.532, ठीक है? तो ये 0.532, ये 0.500000 और 0 अब ये नंबर अब ये नंबर है हमारा 0.532, यानी हाफ से कुछ एक्स्ट्रा है। यहाँ पे इसका हाफ 0.500 और हाफ से कुछ आगे जाओगे तो ये है 0.600। इनके बीच में कहीं पे ये लाई कर रहा होगा 0.532, 500 है, ये 600, 0.500 ऐसे समझ सकते हो, 0.500, 0.600 और इनके बीच में ये 0.532 हमारा कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा 0.532। ठीक है, इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। और दूसरा तरीका भी है कि ये ना आप फ्रैक्शन में कर सकते हो, 532/1000। तो 1 0 से 1 के बीच में 1000 कट लगाओ और जो 532 वाला कट है वो है ये हमारा नंबर, जो कि हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। रेड ये रहा, ये पॉइंट पे है, ठीक है? नाउ अब 2 नंबर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं जो कि हमारा 1.15 यानी 1.1555, 5 रिपीट हो रहा है, 5 के ऊपर में बार लगा हुआ है, ठीक है? तो ये कहाँ पे आएगा? ये देखकर समझ में आ रहा है कि 1 से कुछ एक्स्ट्रा है बट 2 से छोटा है, मतलब 1 और 2 के बीच में नंबर लाइन पे कहीं पे लाई करेगा, ये 1 ये 2। अब थोड़ा प्रिसाइज़ मार्किंग करोगे तो ये 1, 1.1, 1.2, ये 1 पॉइंट ऐसा है हमारे पास 1.15 के ऊपर बार, यानी 1.1 ऐसा 1.100 और इधर है 1.200, इनके बीच में कहीं पे आ रहा होगा 1.15, ठीक है? तो ये प्रिसाइज़ली अगर देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा हमारा 1.15 के ऊपर में बार। रेड से स्पॉट कर दूँ तो ये यहाँ पे है।
1.1 और 1.2 के बीच में कहीं पे 1.15 आ रहा होगा, जो कि यहाँ रेड मार्क है। क्लियर ना? फाइंड द सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देखो, किसी भी टू गिवन रेशनल नंबर के बीच में हम इनफिनाइट रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं, और इसका एक सेपरेट वीडियो भी है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि ये जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप उसे देख सकते हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। वरना आप मुझे फॉलो करते आ रहे होगे तो ये चीज आपके लिए बिल्कुल हलवा सा लग रहा होगा। ना तो हमें फाइंड करना है 3 और 4 के बीच में सिक्स रेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन मेथड, बाय डेसिमल एक्सपेंशन। 3 को हम लिख सकते हैं 3.00 और 4 को हम लिख सकते हैं 4.00। अब यहाँ पे देखो 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, ऐसे हम इनफिनाइट नंबर लिख सकते हैं। फिलहाल हमें सिक्स फाइंड करना था, तो यहाँ पे मैंने सिक्स को लिस्ट कर दिया। आप इसमें से सिक्स या फिर अपने हिसाब से भी कोई सिक्स नंबर को लिख सकते हो। क्लियर है? चलो चलते हैं सेकेंड पे। फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। देखो 2/5 है और 3/5 है, और इनके बीच में हमें फाइंड करने हैं फाइव रेशनल नंबर। अगेन हम यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन का भी यूज करेंगे, और एक और मेथड है जिसके थ्रू, मतलब ओवरऑल तीन मेथड है। डेसिमल एक्सपेंशन हम इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि ये हल्का सा इजी होता है। इससे थोड़ा आगे जाओगे तो कॉमन डिनोमिनेटर हो जाता है। फिर थर्ड वाला है हमारे एवरेज के थ्रू। तो ये तीनों का हम यूज कर लेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे हम डेसिमल एक्सपेंशन से कर लेते हैं। 2/5 है और 3/5 है। 2/5 को अगर डिवाइड करोगे 2 को 5 से, तो ये हमारा कुछ 0.4 आएगा। ऐसे देखो, 2 5 से डिवाइड करो जरा, तो 5 0 0, 2 पॉइंट लगाओगे 20, 5 4 20, तो 0.4 इसे लिख सकते हो। और ये 3/5 है, तो इसको भी थोड़ा डेसिमल एक्सपेंशन निकालो। 3 को डिवाइड करना है 5 से, 0 3, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0 3 पॉइंट है, तो 30, 5 6 जा 30। ये हो गया हमारा 0.6। अब देखो, जो हमारे पास क्वेश्चन पहले फ्रैक्शन में था उसे हमने डेसिमल में कर लिया। अब इनके बीच में हमें फाइव रेशनल नंबर को फाइंड करना है, तो 0.40, और इसे लिख सकते हो आप 0.60। अब इनके बीच में नंबर हमारे लाई करेंगे 0.41, 0.42, 0.43, 0.44, 0.45, 0.46, ऐसे ही आप ढेर सारे लिख सकते हो, राइट? तो यहाँ पे हमें जितना जरूरत था उतना हमने लिख लिया है। नाउ आते हैं थर्ड नंबर पे। अगेन यहाँ पे हमें फाइव रेशनल नंबर को फाइंड करना है 1/6 और 2/5 के बीच में। तो यहाँ पे ना हम यूज कर लेते हैं कॉमन डिनोमिनेटर वाला मेथड, बाय कॉमन डिनोमिनेटर मेथड, डिनोमिनेटर मेथड। 1/6 है और 2/5 है, तो 1/6 एंड 2/5। जब हम कॉमन डिनोमिनेटर मेथड अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं डिनोमिनेटर पे क्या इनके डिनोमिनेटर आपस में इक्वल है, नहीं है। तो हम पहले इनका एलसीएम लेंगे फिर इसको इक्वल बना देंगे। तो एलसीएम ऑफ डी आर मतलब डिनोमिनेटर 6, 5, इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे तो वो आएगा हमारे पास 30। यानी 6 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 30 आएगा 5 का, तो 1/6 के ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लीकेशन, 1/6 इंटू 5/5। वैसे ही 5 में किस चीज का मल्टीप्लीकेशन करोगे, 30 आएगा 6 का। तो इस कंप्लीट नंबर में 2/5 में ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तब ये हो जाएंगे हमारे कॉमन डिनोमिनेटर। 5 और नीचे हो गया 30, 5/30, एंड इधर 2 6 12/30।
राइट। अब देखो यहाँ पे इन दोनों नंबर के बीच में आप 5 डेसिमल नंबर सॉरी रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हो इजीली। अगर 5 से ज्यादा हमें फाइंड करने रहता तो सिंपली इधर और इधर एक हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते, वो कांस्टेंट जितने नंबर फाइंड करने उससे एक एक्स्ट्रा होता। क्लियर है? तो फिलहाल हम इनके बीच में निकाल लेते हैं 5 नंबर, जो कि है 6/30, 7/30, 8/30, 9/30, 10/30। हमसे 5 नंबर पूछा गया था, हमने 5 नंबर इनके बीच में लाई करने वाले रेशनल नंबर यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। क्लियर है ना? ना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इफ x/3 plus x/5 इक्वल टू 16/5 देन फाइंड द रेशनल नंबर x। हमारे पास कुछ गिवन है और हमसे फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, तो गिवन क्या है हमारे पास? x/3 प्लस x/5 करे तो हमें मिलेगा 16/15। हमें फाइंड क्या करना है, इधर लिख लेते हैं, फाइंड करो x का वैल्यू। राइट। अब चीज है क्लियर है कि हमारे पास कुछ गिवन डाटा है और हमें कुछ फाइंड करना है। राइट। ये 15 है। तो चलो इस चीज को सिंप्लीफाई करो, x/3 x प्लस 5 x/5, तो इन दोनों को ऐड करना है। तो इनका एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो 3 और 5 का एलसीएम लोगे, एलसीएम ऑफ 3, 5, तो ये हो जाएगा हमारा 15। 3 के टेबल में 15 कितने टाइम में आएगा? 5 टाइम में, तो ऊपर में 5 इंटू एक्स, 5x, तो इसे लिख देता हूँ 5x। 5 के टेबल में 15 3 टाइम में, तो ऊपर न्यूमरेटर में हम 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। इधर है हमारा 16/15। 5x प्लस 3x टोटल कितना होगा हमारा? 8x/15 इक्वल टू 16/15। देखो हमें x फाइंड करना है, तो यहाँ पे है x हमारा, यानी x को छोड़कर बाकी चीज को उधर एलएचएस में हम भेज दे रहे हैं। ये 15 डिवीजन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और ये 8 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में नीचे जाकर डिवीजन में चेंज हो जाएगा। तो x इक्वल टू 16/15 इंटू ये वाला 15 ऊपर जाएगा तो 15, ये वाला 8 नीचे जाएगा तो 8। ये चीज क्लियर हो रहा है ना? देखो जरा, ये 8 नीचे गया तो यहाँ पे है 8 को, ये 15 उधर ऊपर में जाएगा, नीचे इधर डिवीजन में, तो उधर मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर 15 हो गया। क्लियर है? x को हम एज इट इज छोड़ देते हैं। x का वैल्यू हमारे पास आया 16/15 इंटू 15/8। 15 से 15 काट दो, 8 से ये 16 2 टाइम में कट जाएगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा आंसर। बेसिक सा सिंप्लीफिकेशन था यहाँ पे। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर का नहीं, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। लेट a and b be two non-zero rational numbers such that a plus 1 by b equal to 0 without assigning any numerical value, determine whether ab is positive or negative। तो देखो भैया, हम तो सबसे पहले लिस्ट कर देंगे कि हमारे पास गिवन क्या है डाटा में और हमें फाइंड क्या करना है। ये दो चीज क्लियर हो जाएंगी ना, तो हमारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास गिवन है एक रेशनल नंबर, हाँ, ए एंड बी भी टू नॉन जीरो रेशनल नंबर, यानी ए और बी दो नॉन जीरो रेशनल नंबर, मतलब जीरो नहीं है, जीरो के अलावा ए बी की जगह पे आप कुछ भी फीड कर सकते हो, और ये दोनों रेशनल नंबर, इनका सम है 0। और क्वेश्चन हमसे पूछा है अगर ए बी का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या फिर निगेटिव आएगा रिजल्ट। राइट। तो देखो रिजल्ट के बारे में हम डिटरमाइन कर लेंगे इसको सिंप्लीफाई करके। यहाँ पे है a प्लस 1/b का वैल्यू 0। अगर हम a यहाँ से निकाले तो मीन्स ये कंप्लीट चीज इधर एडिशन में है, साइन के इधर जाएगा, इक्वल के इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में होगा। हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस का 1/b। a का वैल्यू देखो माइनस का 1/b है। ठीक है। अगर आप इसे इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेते हो और इसे इक्वेशन 2, तो 2 को 1 में फीड कर दो, पुट 2 इन इक्वेशन 1, पुट 2 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे हमारे पास a का वैल्यू आया है 1/b, और यही
ए के वैल्यू यहाँ पे हम फिट कर लेंगे, मीन्स ए प्लस 1/b इक्वल टू 0 था। इस ए की जगह पे हम यहाँ पे माइनस का 1/b है तो माइनस का 1/b लिख देंगे, माइनस का 1/b प्लस का 1/b इक्वल टू 0। माइनस प्लस 0 होता है और नीचे में भी ये 0 हो जाएगा। तो चीजें क्लियर है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड करने के लिए, वो देखो जरा। हमसे क्वेश्चन पूछे थे ए बी का प्रोडक्ट। तो देखो ए का वैल्यू हमारे पास है, ए बी का प्रोडक्ट चाहिए। ए का वैल्यू माइनस का 1/b, माइनस का 1/b, और बी का वैल्यू है बी। माइनस का 1/b और बी डिवाइड करोगे तो सिंपली -1 बचेगा। ए बी ये बचा हमारे पास -1, राइट। यानी रिजल्ट हमारे पास आएगा निगेटिव। इसको हटा दो और इसे लिख दो निगेटिव, निगेटिव आंसर। देखो पहले मैं क्रॉस वेरीफाई कर रहा था फीड करके, बट यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा क्या था उसके ऊपर हम यहाँ पे लाए। क्या ना, मैं कंफ्यूज होकर के थोड़ा आगे निकल के जा रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे फाइंड वाला लिख लिया था कि हमें ए और बी का प्रोडक्ट चाहिए। ए का वैल्यू हमने निकाल लिया 1/b। ए इंटू बी करेंगे, मीन्स ए की जगह पे 1/b रखा इंटू बी, तो बी से बी कैंसिल हो गया, बचा -1। यानी ए बी का प्रोडक्ट हमारे पास निगेटिव नंबर आएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया निगेटिव। 10 से लेकर 12 को यहाँ पे करने वाले हैं। ये जो हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है ना, बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बच्चे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, इस चीज को लेकर के काफी कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें पूछा क्या है और हमें बताना क्या है। तो यहाँ पे मैं इस चीज को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा। तो फिलहाल इसे समझने के लिए इसी को करते हैं हम अवॉइड, और एक एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 0.0625। इस डेसिमल नंबर को देखकर क्या समझ में आता है? अगर हमारे पास एक डेसिमल नंबर लिखा हुआ है तो हम उसे देखकर क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो पहली बात है भैया कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेट कर रहा है, तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये हो रहा है टर्मिनेट। दूसरी बात, ये जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 प्लेसेस हैं, तो 4 डेसिमल प्लेसेस आप लिख सकते हो, 4 डेसिमल प्लेस। और एक और चीज, इसका जो लास्ट है डिजिट है ये नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो लास्ट डिजिट। इतना कुछ इंफॉर्मेशन हम एक डेसिमल नंबर को देख करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास डेसिमल नंबर। इसको देख करके हमने बोला कि ये टर्मिनेट कर रहा है, इसमें 4 डेसिमल प्लेसेस है और इसका जो लास्ट वाला डिजिट है ये 5 नॉन जीरो डिजिट है लास्ट वाला। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि अगर ये टर्मिनेट कर रहा है, मीन्स ये डेसिमल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का होगा, तो क्या इसे आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? ये डेसिमल नंबर है हमारा रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि टर्मिनेट कर रहा है। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल नंबर टर्मिनेट हो रहा है मतलब वो रेशनल नंबर का है। तो क्या आप इस डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर यानी p/q के फॉर्म में लिख सकते हो? तो ऑब्वियस सी बात है, लिख सकते हैं। 0.0625 को अगर आप p/q के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो डेसिमल पॉइंट को उड़ाओगे, नीचे 1 लिखोगे, जितना डेसिमल प्लेसेस हैं उतना जीरो यहाँ पे लगाओगे। 4 डेसिमल प्लेसेस थे 0625, तो नीचे हमने 4 जीरोस लगाए, यानी ये है हमारा 625/10,000। ये 0 0 है तो 0 0 नहीं भी लिखोगे तब भी हमारा काम चलेगा, यानी 625/10,000। ठीक है, डेसिमल नंबर हमारे पास था 0.0625। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन था तो हमने इसे लिखा p/q के फॉर्म में 625/10,000। अब सुनो, अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो p/q के फॉर्म में जब इसे लिख रहे हैं तो ये जो डेनोमिनेटर है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इसमें 2 का पावर m, 5 का पावर n, या फिर 2 और 5 दोनों साथ में आ सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज कह सकते हो ना कि अगर मैं 10,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, p/q के फॉर्म में लिखा हूँ, q का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4 आ रहा है। 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4 आ रहा है, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, दैट्स वाई इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4 आ रहा है। ठीक है, अब मेरा एक सिंपल सा जवाब है
क्वेश्चन है, इसका जवाब देना। 625/10,000 है ये। अगर इसे मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या ये डिनोमिनेटर छोटा होगा या नहीं होगा? ऐसे सुनो ज़रा, 625 को स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखूँगा मैं तो इधर 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 ये 2000 होगा। 5 से अगेन डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20 ये हो जाएगा 400। 5 5 जा और 5 8 जा 40, 0, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। यानी ये जो हमारे पास पहले p बाई q का फॉर्म था, इसे मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये 1/16 मैंने आपसे क्या पूछा था कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर है 10,000 सिंप्लीफाई करने के बाद छोटा होगा या नहीं? मैंने सिंपल सी बात ये पूछा हूँ यहाँ पे कि अगर हमारे पास एक p बाई q के फॉर्म में है नंबर और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो नंबर आएगा, पहले वाला डिनोमिनेटर और अभी वाला डिनोमिनेटर, क्या उसमें चेंजेस होंगे या नहीं होंगे? पहले डिनोमिनेटर था 10,000 सिंप्लीफाई करने के बाद डिनोमिनेटर हमारा आया 16। चेंजेस हुआ, डिनोमिनेटर पहले 10,000 बड़ा था, अब ये हो चुका छोटा। ठीक है? अब वैसे ही एक और चीज़ मेरे को बता देना कि यहाँ पे ये जो 10 का पावर 4 है, इसे प्राइम फैक्टराइज़ करोगे तो 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4 आएगा। इसे प्राइम फैक्टराइज़ करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 का पावर 4 और 5 है ही नहीं, 5 का पावर 0 लिख सकते हो। तो ये जो हमारे पास डेसिमल ये प्राइम फैक्टराइज़ेशन है डिनोमिनेटर का, ये नंबर है, इसे सिंप्लीफाई किया। डिनोमिनेटर इसका छोटा हुआ और एक और चीज़, इसका प्राइम फैक्टराइज़ेशन था पहले 2 का पावर 4, 5 का पावर 4 डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर जब छोटा हुआ तो इसका प्राइम फैक्टराइज़ेशन भी तो कम हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? बस सिंपल सा यही है, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछ रहे हैं। ये क्या पूछ रहे हैं सुनो ज़रा। एक रेशनल नंबर है जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट अकर हो रहा है 4th डेसिमल प्लेसेस पे। यानी हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 0.xxx और यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस में से ये जो लास्ट वाला है ना ये नॉन ज़ीरो है। ऐसा ये बता रहे हैं हम। फिर ये क्या कह रहे हैं, शो करो कि ये नंबर को हम लिख सकते हैं p/10 के पावर 4 के फॉर्म में। यानी क्या इस डेसिमल एक्सपेंशन को डेसिमल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हो? तो ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। 0.4 बार x है, ये उड़ाओगे, ये नॉन ज़ीरो है हमारा 4th वाला, तो 4 डेसिमल प्लेसेस यानी नीचे 4 ज़ीरो आएगा। ये हो गया 4 टाइम x/10,000। ठीक है? अब ये 4 टाइम x को बोल रहे हैं कि p बना लो और ये जो 10 का पावर 4 यानी 10,000 है, ये 10 का पावर 4 रहेगा। ठीक है? इसको हम लिख सकते हैं p/10 के पावर 4 में, हालाँकि लिख भी दिया है। अगर हमारे पास कुछ डेसिमल नंबर है, तो उसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं और रिप्रेज़ेंट कर भी दिया। अब यहाँ पे ना ये सिंपल सी एक ही क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, एक ही बात को पूछ रहे हैं, वो बात ना सिर्फ ये है कि इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4। वापस से सुनो, क्या ये जरूरी है कि डिनोमिनेटर जो है रेशनल नंबर का जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाए, लोएस्ट फॉर्म में लिखा जाए, तो वो 2 का पावर 4 और 5 के पावर 4 से डिविजिबल होगा या नहीं? देखो, कुछ ऐसा हमारे पास ये डेसिमल नंबर था जो कि लास्ट वाला नॉन जीरो था, इसको हमने लिखा p/10 का पावर 4। ठीक है? और ये कह रहे हैं ना कि ये जो पहले आपने लिखा था p/q के फॉर्म में, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, p'/q' कुछ आएगा, तो क्या ये पहले वाला q ही अभी के q के बराबर होगा? इनका कहना यही है, अभी मैं बता रहा हूँ ये 2 का पावर 4, 5 का पावर 4 से क्या ये कहना चाह रहे हैं। बस ये बताओ ज़रा कि हमने 625/10,000 लिखा था, ठीक है? अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके 1/16 में लिख रहे हैं, तो क्या डिनोमिनेटर यहाँ पे जो 10,000 था,
वही डिनोमिनेटर यहाँ पे है, नहीं है, डिनोमिनेटर छोटा हो चुका है। ये 625 बाई 10,000 को जब हम सिंप्लीफाई किए तो हमें मिला 5 1/16। हाँ, 1/16, 1/16। इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखा तो इसका डिनोमिनेटर छोटा हो चुका, ठीक है। वैसे ही ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम इसे लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या ये 2 का पावर 4 और 5 के पावर 4 से डिविजिबल होगा? तो ये 2 का पावर 4, 5 का पावर 4, मतलब ये कह रहे हैं ना कि इसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे इसके डिनोमिनेटर का 10 के पावर 4 का, तो ये 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4 आएगा, ठीक है। और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या ये भी 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4 आएगा? सीधा सी बात ये कह रहे हैं ना कि ये 10 का पावर 4 डिनोमिनेटर क्या सिंप्लीफाई करने के बाद छोटा होगा या नहीं होगा? छोटा यहाँ पे हुआ या नहीं हुआ? 10,016 बना सिंप्लीफाई करने के बाद? ऑफ कोर्स बना। और ये पूछ रहे हैं क्या लोएस्ट फॉर्म में होगा? इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4? ये सीधा सा ठेठी यही बतिया रहे हैं। ये जो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास डिनोमिनेटर आएगा, क्या वो 2 का पावर 4 और 5 के पावर 4 से डिविजिबल होगा? मतलब वो कह रहे हैं कि क्या डिनोमिनेटर वही रहेगा जो पहले डिनोमिनेटर था 10 का पावर 4? इस रेशनल नंबर को सिंप्लीफाई करने के बाद वही डिनोमिनेटर रहेगा? तो सिंपल सी आंसर है, नहीं रहेगा। नो। अब समझे क्या? ये ना हमसे घुमा फिरा के सिंपल सा बात पूछ रहे हैं कि अगर मैं कह रहा हूं ये 2/8 एक रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 1/4, आएगा ना सिंप्लीफाई करने के बाद लोएस्ट फॉर्म में। तो क्या डिनोमिनेटर जो पहले 8 था वही 8 डिनोमिनेटर यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद है? यानी पहले 2 का पावर 3 था प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टराइज करने के बाद, अब 2 का पावर 2 रह गया। तो क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन या सीधा सी बात डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करने के बाद छोटा हुआ या नहीं हुआ? ऑफ कोर्स ये बात है, छोटा हुआ। डिनोमिनेटर जो पहले था वही डिनोमिनेटर अब नहीं है। और यही चीजें यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या सिंप्लीफाई करने के बाद जो न्यू डिनोमिनेटर आएगा उस वो 2 का पावर 4 और 5 के पावर 4 से डिविजिबल होगा, या फिर सिंपल सी बात उस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4 रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा भाई साहब, नंबर डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है। अब क्लियर है? नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। Without performing division, determine whether the decimal expansion of 18 by 125, 18 by 125 का जो decimal expansion है क्या वो terminating है या non terminating है? अगर terminate कर रहा है तो बताओ उसके decimal places कितना है? तो सुनो, हमारे पास रेशनल नंबर है और हमसे पूछ रहे हैं कि क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा या फिर रिपीट करेगा। तो हम यहाँ पे डिवीजन तो ऑफ कोर्स करने वाले नहीं है, हम यहाँ पे इस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइज करेंगे। अब 125 को फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा? 5 5 जो 25 और 25 5 से 125, यानी 5 का पावर 3 है यहाँ पे। अब देखो डिनोमिनेटर में 2 का पावर समथिंग, 2 का पावर m या 5 का पावर n या फिर 2 और 5 दोनों होगा, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेट कर जाएगा। मीन्स ये कर जाएगा भैया टर्मिनेट, और टर्मिनेट करने के पीछे रीजन है कि डिनोमिनेटर का ऐसे लिख दो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 125 कंटेन 5 का पावर 3, इसलिए ये टर्मिनेट कर जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा ये हमसे क्या पूछे हैं, अगर ये टर्मिनेट करता है तो बताओ इसमें डेसिमल प्लेसेस कितना होंगे। तो अगर ये टर्मिनेट कर रहा है 18 बाई 125, इधर जगह नहीं है, तो इसका डेसिमल प्लेसेस कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, या तो आप सिंपल ऐसे डिवीजन करके चेक कर सकते हो 18 बाई 125 से, ठीक है। जितना भी डेसिमल प्लेसेस आएगा यहाँ कोसेंट में आप उसे लिख सकते हो, या फिर मेंटोस तरीका दूसरा तरीका है हमारा,
ये जो 18/125 है ना, नीचे डिनोमिनेटर को ना 10 का मल्टीपल बना दो। 10 का मल्टीपल का कहने का मतलब ये है कि 125 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 125 इंटू का 8, ये होगा 8 5 जा 40 का 0 प्लस का 4, 8 2 जा 16, 16 और 4 20 का 0 प्लस का 2, 8 1 जा 8 और 2 10, यानी 10,000। अब नीचे को 10,000 बनाए हो 8 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर में भी 8 का मल्टीप्लाई करो। 18 8 से 18 8 जा होता है 144, और 144 बाई 1000, 1000 है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.144। यानी अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, 120 18 को 125 से डिवाइड करोगे, 125 से, तो ये जो कोसेंट आएगा ना, ये आएगा हमारा 0.144। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। A rational number in its lowest form has a denominator 2 का पावर 3 into 5। तो ये एक हमारे पास रेशनल नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पे q q का प्राइम फैक्टराइजेशन है हमारे पास 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1। ठीक है, ये हमसे पूछ रहे हैं हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस विल इट डेसिमल एक्सपेंशन हैव। तो इस चीज के डेसिमल एक्सपेंशन में कितना डेसिमल प्लेसेस होंगे, ये समझने के लिए जरा आगे आओ और सुनो। अगर हमारे पास रेशनल नंबर है, डिनोमिनेटर में 2 का पावर m और 5 का पावर n है, मीन्स वो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कर जाएगा टर्मिनेट, और टर्मिनेट करने के बाद कितना डेसिमल प्लेसेस आएगा वो डिपेंड करता है हमारे m और n के पावर पे। जिसका पावर बड़ा होगा m का या फिर n का, उतना उसका डेसिमल प्लेसेस होगा। जैसे यहाँ पे देखो, 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 1 है। 2 और 3 में से सबसे बड़ा पावर किसके पास है? सिंपली 3 के पास है, यानी m के पास है। कितना है? 2 का पावर 3 था, यानी इस चीज का जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसमें ना 3 डेसिमल प्लेसेस होंगे, ऐसे 0.123, ऐसा कुछ होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन, यानी 3 डेसिमल प्लेसेस होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद। और ये चीज हमने यहाँ पे कर लिया कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। Let a equal to 7 by 12, b equal to 5 by 6. Express both a and b in the form of k1 by m and k2 by m, where k1, k2 and m are integer and k2 minus k1 is greater than 6। हमारे पास नंबर है a 7 by 12, दूसरा नंबर है b 5 by 6। ये बोल रहे हैं कि a और b को आप ना k1 by m और k2 by m के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, राइट। और इनका कहने का साफ मतलब है कि a और b का इक्विवेलेंट नंबर लिखो, राइट। तो हमें a और b का इक्विवेलेंट नंबर लिखना है, ठीक है, जहां पे डिनोमिनेटर आपस में इक्वल होगा, सेम डिनोमिनेटर होगा। और एक कंडीशन दिए हैं कि इन दोनों का जो न्यूमरेटर के बीच का जो डिफरेंस है k2 माइनस k1, ये हमारा 6 से बड़ा होना चाहिए। मीन्स ए और बी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है जिसमें बी और ए के न्यूमरेटर के बीच का डिफरेंस 6 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो आ जाओ लिखते हैं, और ये जो दिख रहा है ना, इसको फिलहाल ब्लैक से हटा देता हूं मैं, ये सेकेंड पार्ट में करेंगे। पहले हम इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, उसके बाद ये जो नीचे येलो वाला है ये करते हैं। क्लियर ना? तो देखो हमारे पास ए है 7/12 और बी है हमारे पास 5/6। बी है 5/6, इन दोनों से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो देखो, इसका डेनोमिनेटर इसका डेनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो इक्वल बना करके पहले उसके बाद हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे। तो 12 और 6 का आप एलसीएम लोगे, तो एलसीएम ऑफ 12 कॉमा 6 इक्वल टू 12। 12 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करोगे? 12 आएगा 1, तो ऊपर नीचे 1 का मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट देगा 7/12। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 6 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करोगे? 12/2 का, तो ऊपर नीचे 2/2 का मल्टीप्लीकेशन, ये होगा 10/12। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट नंबर।
अब देखो हमारे पास इक्विवेलेंट नंबर आ चुके हैं, तो ए और बी का इक्विवेलेंट नंबर जब हमने लाया तो क्या ये वही नंबर है? तो इसके लिए हम कंडीशन को देखेंगे जरा। हमसे कहा था कि इक्विवेलेंट नंबर में K2 से K1 यानी दोनों न्यूमरेटर के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। 10 माइनस 7 6 से बड़ा होना चाहिए। 10 माइनस 7 3 होता है और ये चीज 6 से बड़ा नहीं 6 से छोटा है। तो ये हमारा ज़ाहिर-सी बात है वो इक्विवेलेंट नंबर नहीं है जो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो हम वापस से फाइंड करते हैं इनमें 2-2 का मल्टीप्लिकेशन करके। 2-2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे ये तो है हमारा कंडीशन जिसको ये वेरीफाई करना चाहिए। तो ये होगा 14/24 और ये होगा हमारा 10 2 ज़ा 20 और 24 20/24। नंबर का इक्विवेलेंट हमने फिर बनाया। अब देखो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो K2 मतलब 20 माइनस K1 14। 20 से जब 14 को माइनस करेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस 6 से बड़ा आना चाहिए। ये होगा 6 बड़ा होना चाहिए 6 से, बट ये तो 6 के बराबर है। 6 के बराबर है यानी कि वापस से ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है जो हमें ढूंढना है। देन फिर फाइंड करते हैं 3/3 से मल्टीप्लाई करके दोनों नंबर। 3/3 3/3 ये होगा हमारा 21/36 ये होगा हमारा 10 3 जा 30/36। अगेन हमने एक इक्विवेलेंट नंबर निकाला है इसका ये। लेकिन तभी इसको एक्सेप्ट करेंगे जब ये इस कंडीशन को वेरीफाई करेगा मतलब 30 माइनस 21 9 ये चीज 6 से बड़ा होना चाहिए 6 से बड़ा है मतलब ये है हमारा वो इक्विवेलेंट नंबर ए का और बी का जिससे हमें फाइंड करना था। ठीक है, देखो हमारे पास गिवन नंबर था ए और बी और इसका इक्विवेलेंट नंबर लाना था जिसमें कंडीशन था कि उन दोनों न्यूमरेटर के बीच का डिफरेंस 6 होना चाहिए मतलब 6 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा कंडीशन को फुलफिल करता हुआ 21/36 और 30/36 इनके इक्विवेलेंट नंबर है हमारे पास। चलो अब देखो नेक्स्ट पार्ट को करने के लिए वो ब्लैक वाला पोर्शन में ये लिखा हुआ है यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m write exactly 5 distinct rational number lying between a and b keeping an integer numerator। यानी a जो था हमारा 7/12 और b जो है हमारा 5/6 इनका इक्विवेलेंट नंबर हमने लाया था 21/36 और इसका 30/36। इन इक्विवेलेंट नंबर के बीच में हमें फाइंड करने हैं टोटल में 5 रेशनल नंबर। तो 5 रेशनल नंबर आराम से फाइंड कर लोगे। देखो सर 22/36, 23/36, 24/36, 25/36 और 26/36। ये हो गए हमारे टोटल में 5 रेशनल नंबर जो इनके बीच में लाई कर रहे हैं 21/36 और 30/36 के बीच में लाई करता हुआ 5 रेशनल। अब ये ना कुछ और भी पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? एक्सप्लेन व्हाई द कंडीशन k2 minus k1 is greater than n plus 1 is necessary to find n such rational number between the two rational number a and b using this method। ये हमसे सीधा सी बात ये पूछ रहे हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर का बीच का डिफरेंस है वो रिक्वायर्ड नंबर से एक एक्स्ट्रा क्यों होना चाहिए। न्यूमरेटर के बीच का डिफरेंस हमें जितना नंबर चाहिए उससे एक बड़ा क्यों होना चाहिए ये पूछ रहे हैं हम। अब देखो ये सिंपल सी कंडीशन में देखो सर इफ यू वांट एग्जैक्टली एन नंबर अगर दो रेशनल नंबर के बीच में हमें एन नंबर चाहिए होगा जैसे ये है 21/36 और 30/36 इनके बीच में जो भी एन नंबर आएंगे उसे फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। ऊपर में देखो इफ यू वांट एग्जैक्टली एन नंबर बिटवीन द टू रेशनल नंबर यू at least need an integer numerator available strictly between starting numerator k1 and your ending numerator k2। ठीक है, k1 और k2 यानी स्टार्टिंग और एंडिंग न्यूमरेटर ये जो हमारे पास है स्टार्टिंग और एंडिंग न्यूमरेटर इनके बीच में हमें जितना फाइंड कर रहे हैं उतना कम से कम मिनिमम न्यूमरेटर में
इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। You at least need an integer numerator available strictly between starting numerator k1 and your ending numerator k2, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है कि इस नंबर के बीच में 21 और 30 के बीच में कितने इंटीजर लाइक करेंगे, वो है हमारा k2 माइनस k1 माइनस 1, राइट। फॉर्मूला है हमारा k2 माइनस k1 माइनस 1 टू पिक एन नंबर, दिस वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन n। हमें जितना नंबर चाहिए उससे थोड़ा एक्स्ट्रा नंबर 21 और 30 के बीच में होने चाहिए, ठीक है। यानी ये 21 और 30 के बीच में टोटल में नंबर होंगे 30 माइनस 21 माइनस का 1, यानी 9 माइनस 1 8 नंबर होंगे, राइट। अब अगर हमें 5 नंबर चाहिए तो 5 से कुछ एक्स्ट्रा होने चाहिए 21 और 30 के बीच में, k1 और k2 के बीच में नंबर। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू पिक एन नंबर दिस वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन एन। हमें जितना चाहिए उससे कुछ एक्स्ट्रा उन दोनों नंबर के बीच में हमारे पास नंबर होने चाहिए, न्यूमरेटर के बीच में नंबर होने चाहिए। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं k2 माइनस k1 माइनस 1। ये चीज ना जितना नंबर चाहिए उससे कुछ बड़ा होना चाहिए, और माइनस 1 को इधर भेजोगे k2 माइनस k1 ग्रेटर देन n माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, करेक्ट। ये तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे पीछे का ग्रीन स्क्रीन हिल रहा होगा शायद, तेज हवा चल रही है ना। ऑल राइट, चीजें ठीक है। अगर ग्रीन स्क्रीन उड़ते भी हैं तो क्या मतलब है, मैं तो नहीं उड़ूंगा ना। ना, ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। थ्री रेशनल नंबर एक्स वाई जेड सेटिस्फाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 and xy plus yz plus zx equal to 0 so that the all rational number x, y, z must be simultaneously 0। यानी ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है। इसमें ना कुछ गिवन है हमारे पास और हमें कुछ प्रूफ करने हैं। गिवन क्या है, तो x प्लस वाई प्लस जेड तीन रेशनल नंबर का सम है 0, और इन रेशनल नंबर के प्रोडक्ट का सम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स, इनके प्रोडक्ट का सम है 0। प्रूफ क्या करना है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये जो तीनों रेशनल नंबर है एक साथ 0 हो रहे हैं, यानी एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू तीनों 0 के बराबर है। ये हमें प्रूफ करने हैं। ये कुछ गिवन है, ये हमें प्रूफ करने हैं। अब इसे प्रूफ करेंगे हम आइडेंटिटी के थ्रू। आइडेंटिटी है हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, जो कि होता है एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर प्लस का जेड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स। मुझे पता है आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे, बट आपको थोड़ा सा कहीं नोट्स में लिख लो, याद टाइम मिलेगा तो कर लेना, फिलहाल समझो। ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। अब इस आइडेंटिटी के अंदर ना जो हमारे पास गिवन वैल्यू था उसको पुट करना है। पुट, ऊपर में हमारे पास गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स तीनों के प्रोडक्ट का सम है 0। तो हम इसमें पुट करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। व्हाइट से लिखता हूँ, अच्छा देखिएगा। पुट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0 इन above फॉर्मूला। above फॉर्मूला, यानी ऊपर जो ये फॉर्मूला है ना, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे हम 0 फीड करने वाले हैं, और ये एक्स वाई जेड एक्स और वाई जेड यहाँ ये प्रोडक्ट के सम में 0 फिट करने वाले, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसका वैल्यू 0 है और एक्स वाई जेड का वैल्यू 0 है, ठीक है। तो अगर ये चीज आप फीड करते हो फॉर्मूले में, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है, यानी ये चीज है 0 का स्क्वायर। इधर है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ एक्स वाई वाई जेड प्लस का जेड एक्स। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स 0 है, यानी ये चीज हो गया हमारा 2 इन 2 का 0।
देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इधर 0 का स्क्वायर 0, इधर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर 2 इंटू 0, ये हो गया हमारा 0। यानी हमें कुछ ऐसा मिला है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, तीनों नंबर के स्क्वायर का सम कर रहे हैं तो 0 के बराबर है। ये चीज ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, तीन रेशनल नंबर के स्क्वायर का सम हम कर रहे हैं तो रिजल्ट हमें 0 मिल रहा है। तो ये ना थोड़ा सोचने वाली बात है कि अगर आपके पास कोई भी रेशनल नंबर है और उसके स्क्वायर करोगे, मीन्स +4 है या -4 है, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट ना हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। किसी भी रेशनल नंबर को उठाओ, उसका स्क्वायर करो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, रिजल्ट उसका हमेशा पॉजिटिव आएगा या फिर सिंपली नॉन नेगेटिव आएगा। या तो पॉजिटिव आ सकता है या तो 0 आ सकता है रिजल्ट, ठीक है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और जेड स्क्वायर है, इन तीनों के स्क्वायर का जो भी रिजल्ट आएगा ना, ये एक नॉन ज़ीरो नंबर होगा, नॉन ज़ीरो, ठीक है? नॉन ज़ीरो इंटीजर हमारे पास इसका रिजल्ट आ रहा है, मीन्स दो ही केस हो सकता है, या तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, इन तीनों स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, यानी एक्स स्क्वायर का जो भी रिजल्ट आया होगा वो पॉजिटिव होगा, वाई स्क्वायर का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, जेड स्क्वायर का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है? और नहीं तो अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा तीनों का स्क्वायर, तो ये 0 हो सकता है। दो ही कंडीशन हो सकते हैं। किसी भी रेशनल नंबर के स्क्वायर का सम का स्क्वायर लोगे तो वो या तो प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर देगा, नहीं तो 0 देगा। अब सुनो ज़रा, 3 पॉजिटिव इंटीजर का सम 0 आएगा क्या कभी? कोई भी 3 पॉजिटिव इंटीजर दिमाग में सोचो, पॉजिटिव नंबर सोचो और उसका सम करो, क्या वो 0 के बराबर आएगा? नहीं आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर है, ये 0 के बराबर है। जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। इन तीनों का स्क्वायर 0 के बराबर मीन्स एक्स, वाई और जेड तीनों हमारा 0 है, जो कि हमें प्रूफ करना था। और ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, प्रूफ्ड। क्लियर है? देखो ऊपर आ जाओ, ऐसा कुछ हमारे पास गिवन था, ये हमें प्रूफ करना था। हमने इस आइडेंटिटी में जो गिवन था फीड किया, हमें ये रिलेशन मिला। अब सुनो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, तीन रेशनल नंबर है, तीनों के स्क्वायर का सम 0 के बराबर है। रेशनल नंबर का स्क्वायर या तो पॉजिटिव हो सकता है, नहीं तो 0 हो सकता है। नॉन नेगेटिव होगा उसका आंसर, ये नॉन नेगेटिव होगा। नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव हो सकता है या तो 0 हो सकता है, ठीक है? एक्स का स्क्वायर नॉन नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिव नंबर नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, नहीं तो 0 होगा। अब पॉजिटिव लेकर के चलोगे तो तीन पॉजिटिव नंबर का सम 0 कभी भी आ ही नहीं सकता। मीन्स एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर 0 है, यानी एक्स, वाई, जेड 0 है। ये चीज हमारा प्रूफ हो चुका। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सो दैट द रेशनल नंबर a प्लस बी बाई टू लाई बिटवीन द रेशनल नंबर a एंड b। देखो एक चीज याद है, ये 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना था तो इनका एवरेज लेते थे हम 3/2, जो कि 0.5 1 और 2 के बीच में ही लाई करता था। यही चीज हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। हमारे पास सो दैट द रेशनल नंबर a प्लस बी बाई टू, यानी ये जो एवरेज है ए और बी का, ये लाई कर रहा है ए और बी के बीच में, ठीक है? अगर हम यहाँ पे अज्यूम कर लें, लेट अज्यूम कि जो हमारा बी है वो ए से बड़ा है, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा एवरेज है ए प्लस बी बाई टू, ये जो एवरेज है हमारा ए प्लस बी बाई टू, ये ए से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा। अगर एवरेज ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, बी हमारा ए से बड़ा है, मीन्स ये तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो हमारा एवरेज है ए से बड़ा होगा लेकिन ये एवरेज बी से छोटा होगा। तो यहाँ पे अगर आप ये चीज प्रूफ कर देते हो कि ये जो एवरेज है ए प्लस बी बाई टू, ये हमारा ए से बड़ा है, ए प्लस बी बाई टू, और ये जो एवरेज ए प्लस बी बाई टू हमारा बी से छोटा है, तो आप
सीधा-सीधा कह सकते हो कि a प्लस बी बाई 2, ये जो एवरेज है a और b के बीच में लाई करेगा। हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, लेट अज्यूम a इज लेस देन b, कि b हमारा बड़ा है। सिंपल सी बात। दो चीज हमें प्रूफ करना है। एक प्रूफ करना है कि एवरेज हमारा a से बड़ा है, दूसरा प्रूफ करना है कि एवरेज हमारा b से छोटा है। एक एक करके प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले इस चीज को प्रूफ करते हैं। तो हमारे पास हमने अज्यूम किया था, ओके लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया है, एक सेकंड। ऑल राइट, मैं दिख रहा हूँ। ओहो, सब कुछ ठीक है। हमने अज्यूम किया था, लेट अज्यूम कि हमारा बी ए से बड़ा है, ठीक है। यानी ए इज लेस देन बी। अगर हम दोनों साइड ए ऐड करें, एडिंग बोथ साइड बाय ए, बोथ साइड ए, दोनों साइड अगर हम ए ऐड करते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा, 2a लेस देन ए प्लस का बी, ठीक है। अगर दोनों साइड हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो ऐसा कुछ, इसको डब्बे में रखो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय बी, बोथ साइड बाय बी नहीं 2। अगर हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड करते हैं, यानी इधर 2 इधर 2, तो ये कुछ ऐसा होगा, 2a बाई 2 इज लेस देन a प्लस b बाई 2। 2 से 2 कैंसल कर दोगे तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो a है हमारा एवरेज से छोटा है, एवरेज का वैल्यू a से बड़ा है। ये 1 नंबर हमने प्रूव कर लिया कि जो हमारा एवरेज है वो a से बड़ा है। एवरेज एवरेज का वैल्यू a से बड़ा है, ये हमने प्रूफ कर लिया 1। वैसे ही एक और प्रूफ कर लेते हैं। हमारे पास है a लेस देन b। इस बार अगर हम दोनों साइड b का एडिशन करें, एडिंग बोथ साइड बाय b, एडिंग बोथ साइड बाय b। अगर दोनों साइड हम b का एडिशन करें, मतलब इधर भी b इधर भी b, ठीक है। तो ये होगा, ओके, a प्लस a लेस देन b का एडिशन कर रहे हैं, तो a प्लस का b लेस देन b प्लस का b। अगर दोनों साइड हम 2 का डिविजन करें, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो इधर 2 इधर 2 डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा आएगा, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 लेस देन b प्लस बी, मतलब 2b बाई 2 हो जाएगा। अब देखो ऊपर नीचे 2 2 है तो कैंसिल कर दोगे, मीन्स ये जो एवरेज है इसका वैल्यू b से छोटा है। ये हो गया नंबर 2। ऊपर हमने क्या प्रूफ किया कि एवरेज a से बड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या प्रूफ किया कि एवरेज b से छोटा है। तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन से दैट फ्रॉम 1 और 2, 1 और 2 से हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट, देखो a से बड़ा है हमारा एवरेज, येलो से एवरेज को लिखता हूँ, a प्लस बी बाई 2, ये है 1 से हमने डिराइव किया, और एक और हमने डिराइव किया है 2 से। ये जो एवरेज है ये हमारा छोटा है b के कंपैरिजन में, ये है हमारा 1, ये है हमारा 2, और इन दोनों से हम कह सकते हैं ऐसे, ये वाइट वाला a, तो a हमारा छोटा है एवरेज a प्लस बी बाई 2 से, a प्लस बी बाई 2 से, और 2 में आप देखोगे तो एवरेज हमारा छोटा है, सॉरी a से बड़ा है हमारा a प्लस बी बाई 2,
और ये a+b/2 यानी एवरेज जो है वो b से छोटा है, यानी इसको हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं। ये हम लिख रहे हैं इक्वेशन 1 से। ये एवरेज का वैल्यू a से बड़ा है, ठीक है? ये हमने इक्वेशन 1 से लिखा है और ये हमने इक्वेशन 2 से लिखा है। ये हमने रेट से करूँ मैं, तो ये चीज़ मैं 1 से कह रहा हूँ कि हमारा ए से बड़ा है एवरेज, एवरेज ए से बड़ा है, 2 से कह रहा हूँ कि एवरेज बी से छोटा है। यानी ये कंक्लूड हो रहा है दोनों देख करके कि जो हमारा एवरेज है वो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। देयरफॉर एवरेज ए प्लस बी बाई टू लाई बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। ये हो गया यहाँ पे प्रूफ। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। Find the length of hypotenuse of all right triangle in the 3.14 which is referred to as the square root spiral। हमारे पास स्क्वायर रूट का स्पाइरल है और इसमें राइट एंगल ट्रायंगल और उसका हाइपोटेनस फाइंड करना है। फाइंड कर लेंगे, पहले एक चीज ये बताओ, अगर मैं आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रहा हूँ, लेट्स सी ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये है राइट एंगल, इसका बेस है ये 1 यूनिट का, ये है इसका परपेंडिकुलर जो कि है 1 यूनिट का, तो इसका हाइपोटेनस कितना होगा? देखो अगर आपको याद है तो हम इस चीज के लिए यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई पीटी हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी हाइपोटेनस हमारा स्क्वायर रूट अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस जो h है ये अंडर रूट बेस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी ये परपेंडिकुलर 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हो गया हमारा रूट के अंदर 1 प्लस 1, यानी हाइपोटेनस हो गया √2, ठीक है? अगर राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है तो उसका हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं अंडर रूट के अंदर में रखकर, ये वाले फॉर्मूला से, बी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर। अब ऊपर में आओ, अगर हमें हाइपोटेनस निकालना होगा तो हम यूज करेंगे इसका बी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा जूम करके देखो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये 90 डिग्री है, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, ये व्हाइट वाला इंक गायब हो रहा है, रेड करता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस है 1 यूनिट, परपेंडिकुलर है 1 यूनिट, तो इसका हाइपोटेनस कितना? बेस 1 यूनिट, परपेंडिकुलर 1 यूनिट, तो ये हाइपोटेनस कितना होगा? h। तो h अभी हमने निकाला कि b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, p का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, तो ये हाइपोटेनस होगा रूट के अंदर 1 प्लस 1 √2। तो हाइपोटेनस की जगह पे हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये होगा √2, ठीक है? वैसे ही इस √2 के ऊपर अगेन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, राइट एंगल, ठीक है? उस परपेंडिकुलर का हाइट है 1 यूनिट, बेस है √2, ठीक है? तो इस केस में हाइपोटेनस कितना होगा? हाइपोटेनस हमारा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, बेस √2 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी हाइपोटेनस होगा हमारा √3। तो हम लिख सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस है √3, इस वाले ट्रायंगल हाइपोटेनस है √3। वैसे ही अगर मैं इस वाले ट्रायंगल का पूछूं कि हाइपोटेनस कितना होगा, तो देखो बेस है √3, परपेंडिकुलर है 1, तो √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हमारे पास होगा 3, 1 का स्क्वायर 1, यानी हाइपोटेनस हो गया √4। तो ये √4 हो गया वैल्यू, ठीक है? वैसे ही इसका निकालू तो इस ग्रीन वाले का
ग्रीन वाले में बेस है √4, परपेंडिकुलर है 1, तो √4 का स्क्वायर करोगे और 1 का स्क्वायर करोगे, दोनों को ऐड करोगे, रूट के अंदर होगा। मीन्स ये चीज है हमारा √5। ठीक है, वैसे ही ये √5 है, ये 1 है, तो √5 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर ये जो 1 है 1 का स्क्वायर, और ये रूट के अंदर में होगा। √5 का स्क्वायर 5 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 + 1 6 होगा, ये रूट के अंदर है तो √6 होगा ये चीज, √6। वैसे ही ये √7 है, ये √8 है, ये √9 है, ये √10 है, और ये √11 है। जहाँ पे हाइपोटेनस हमारा √1, √2, √3, √4, √5 है। तो यहाँ पे लिख दो, ये जो हाइपोटेनस है हमारा, इसको इरेज करो। हाइपोटेनस होता है रूट के अंदर p² प्लस का p², और हाइपोटेनस जो हमें मिला है √1, √2, √3 डॉट 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 √11 तक मिला है। क्लियर है ना ये चीज? तो यहाँ पे मैं समझाऊं, एक मिनट, ये चीज समझा दे रहा हूँ कि ये फिगर आखिर बन कैसे रहा था। ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, हाइपोटेनस होगा हमारा रूट, हाइपोटेनस रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 और 1, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2, रूट के अंदर √2। अब इस √2 के ऊपर ना ये 90 डिग्री ड्रॉ कर रहे थे, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री था तो वैसा ही एक 90 डिग्री ड्रॉ कर रहे हैं, जिससे ये √2 बेस बन जा रहा है। ये परपेंडिकुलर को ले रहे हैं 1 यूनिट, और पूछ रहे हैं कि ये हाइपोटेनस कितना होगा। तो √2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 3, रूट के अंदर में √3। अगेन ये इस पे राइट एंगल ड्रॉ कर रहे हैं 90 डिग्री का, इसको ले रहे हैं परपेंडिकुलर को 1 यूनिट। तो ये √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 4, रूट के अंदर में 4, √4। ऐसे ही आप ये नोटिस करते आ रहे होगे, तो ये जब भी ये हाइपोटेनस प्रीवियस वाला था तो उसके ऊपर ये राइट एंगल ड्रॉ करके परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेते जा रहे हैं। ठीक है ना? नाउ, तो ये स्पाइरल इस तरीके से बनता जा रहा था। √4 के ऊपर अगेन ये 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, इसको 1 यूनिट लेंगे और पूछेंगे हाइपोटेनस कितना आ रहा है। और ये चीज ना इन्फिनाइटली चलता रहेगा, √4, √5, √6, ऐसे ही ये 90 डिग्री बनाते जाएंगे और स्पाइरल कंटिन्यू होता जाएगा। क्लियर है? और इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे होता है खत्म। कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना है। क्लास नोट्स आपको पिन कमेंट या टेलीग्राम में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।